जॉर्ज सैतायाना एक जाने माने दार्शनिक, कवि और साहित्य के आलोचक थे, जिनका नाम क्लासिकल अमेरिकी दर्शन में सबसे ऊपर आता है। उनका मानना था कि कल्पना और स्वाभाविक सोच बहुत जरूरी है। वो बहुत पहले से नेचुरलिज्म की बात कर रहे थे, जब ये आम नहीं हुआ था। उन्हें अलग अलग संस्कृतियों की खूबसूरती की कद्र थी और उन्होंने कभी किसी धर्म या परंपरा से अपने आप को पूरी तरह नहीं जोड़ा। उनकी सोच में अपनापन था और अमेरिका में रहते हुए भी वो खुद को वहां का नहीं मानते थे, फिर भी अमेरिकी जीवन की बहुत सी गहराइयों को महसूस कर पाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में स्पेनिश नागरिकता को ही रखा, लेकिन उनकी सोच और किताबों को अमेरिका में भी बहुत सराहा गया। सैतायाना का जन्म मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। उनके पिता का नाम अगुस्टीन था, जो पढ़े लिखे और कई जगह घूम चुके इंसान थे। उन्होंने पेंटिंग भी सीखी थी और किताबें भी लिखी थीं। उनकी माँ का नाम जोसेफिना था, जो पहले एक बड़े व्यापारी की पत्नी रह चुकी थी और उनके पहले पति की मौत के बाद वे अपने बच्चों को बोस्टन ले गई। बाद में उन्होंने अगुस्टीन से शादी की और जॉर्ज सैतायाना का जन्म हुआ। उनका असली नाम जॉर्ज अगुस्टीन निकोलस रुइज दे सैतायाना था, लेकिन उनकी बहन ने उनका नाम जॉर्ज ही रख दिया था। सैतायाना ने अपना बचपन स्पेन के अविला शहर में बिताया। जब वो छोटे थे, उनकी माँ बोस्टन चली गई थी और कुछ साल बाद उनके पिता भी बेटे को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो वापस स्पेन लौट गए। इसके बाद माँ बाप हमेशा के लिए अलग हो गए। सैतायाना की जिंदगी 3 हिस्सों में बंटी थी: बचपन और पढ़ाई स्पेन और बोस्टन में, फिर कई साल हार्वर्ड में प्रोफेसर की नौकरी और आखिर के साल यूरोप में लिखते हुए बीते। उनकी अपनी पहचान हमेशा एक अलग सोच वाले, खुले दिल और दुनिया भर की खूबियों को अपनाने वाले इंसान के तौर पर बनी रही। अपने पिता के गुजर जाने तक सैतायाना उनसे लगातार चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहे और हार्वर्ड में पढ़ाई के बाद अपने पिता से मिलने भी गए थे। बोस्टन में उनके घर में सिर्फ स्पेनिश बोली जाती थी। इंग्लिश सीखने के लिए उन्हें सबसे पहले बच्चों के स्कूल में डाला गया। इसके बाद उन्होंने बोस्टन लैटिन स्कूल में पढ़ाई की, फिर हार्वर्ड कॉलेज से बीए और पीएचडी की डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान सैतायाना बहुत ही सक्रिय और मिलनसार थे। उन्होंने कई क्लबों में हिस्सा लिया था और कई जगहों पर अहम जिम्मेदारी भी निभाई थी। कुछ लोगों का मानना है कि सैतायाना की शुरुआती कविताओं और दोस्तों से उनकी नजदीकी को देखकर लगता है कि वो शायद अपने मन से अलग थे, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके पत्रों में यह बात महसूस होती है कि उन्हें महिलाओं और पुरुषों दोनों में आकर्षण था। सैतायाना ने अपने बारे में सिर्फ एक बार अपनी उम्र के बाद में कहा था कि शायद हार्वर्ड के दिनों में वो ऐसे थे, लेकिन उन्हें तब इसका एहसास नहीं था। उनकी ईमानदारी के चलते कुछ लोगों का मानना है कि वो अपनी असली भावनाएं छुपाते नहीं थे। सैतायाना ने हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी कर वहीं पढ़ाना शुरू किया और जल्द ही वहां के जाने माने टीचर बन गए। उनके बहुत से छात्र बाद में मशहूर कवि, लेखक, जज और प्रोफेसर बने। सैतायाना ने करीब 23 साल वहां पढ़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने हमेशा के लिए वहां की नौकरी छोड़ दी और यूरोप में बस गए। उन्होंने फिर कभी अमेरिका लौटने का मन नहीं बनाया और कई जगहों पर पढ़ाने के ऑफर ठुकरा दिए। सैतायाना को पढ़ाई लिखाई की आजादी बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें लगा कि प्रोफेसर बनने के बाद बहुत सी चीजें उनकी सोच और आजादी को रोकती हैं। मीटिंग्स और यूनिवर्सिटी की औपचारिकता उन्हें बेमतलब लगती थी, इसलिए वो उनमें कम ही जाते थे। उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि यूनिवर्सिटी अब पढ़ाई को व्यापार और बड़ा कारोबार बना रही है, जिससे असली सीखने और सोचने का मौका कम होता जा रहा है। उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था कि वो सिर्फ मजबूरी में प्रोफेसर बने हैं, वरना वो इस काम से दूर रहना ही पसंद करते। सैतायाना की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनका दिल और सोच दोनों बदल गए। उन्होंने पढ़ाई के माहौल से दूर रहकर अपनी जिंदगी और कल्पना को जीना शुरू किया।
इस बदलाव के पीछे 3 बातें थी। एक छात्र की अचानक मौत, अपने पिता को जाते देखना और अपनी बहन की शादी। इन घटनाओं ने उन्हें यह सिखाया कि दुख को अपनाने से ही दिल को सुकून मिलता है। उनका मानना था कि कल्पना को संजोकर रखना चाहिए, पर उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। दुनिया की सैर करो, उसकी खूबियों को जानो, लेकिन उसमें खुद को खो मत दो। असली खुशी चीजों और लोगों को अपने ख्यालों में महसूस करने में है, न कि उन्हें पकड़ कर रखने में। धीरे धीरे सैतायाना की सोच में नेचुरलिज्म और इंसान की कल्पना की गहराई सबसे ज्यादा अहम हो गई। उन्होंने हमेशा यह माना कि कल्पना हर इंसान के कामों में जरूरी है, चाहे वो कला हो, धर्म हो, फिलॉसफी हो या विज्ञान। उनकी सोच और उनका स्पेनिश संस्कार उन्हें औरों से अलग बनाता था। उन्हें अमेरिका की तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री और माहौल पर शक भी था। शुरू के समय में सैतायाना को साहित्य और खूबसूरती में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन बाद में उनका ध्यान पूरी तरह फिलॉसफी पर चला गया। इस समय में उन्होंने कई किताबें और कविताएं लिखी, जिनमें उनकी सोच और कला दोनों ही नजर आती हैं। फिर उन्होंने हार्वर्ड से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वहां के प्रेसिडेंट ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन सैतायाना अब पूरी तरह आजाद होकर जीना चाहते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने यूरोप और अमेरिका में बारी बारी से रहने की बात मानी, लेकिन फिर उनका मन पूरी तरह यूरोप में ही बस गया। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कई जगह लेक्चर दिए। उनकी किताबें बहुत बिक रही थीं और बड़े बड़े कॉलेज उन्हें बुला रहे थे। लेकिन सैतायाना ने सब कुछ छोड़कर लिखने और घूमने का रास्ता चुन लिया। जब सैतायाना यूरोप गए, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। अपनी माँ के आखिरी दिनों में वो हमेशा उनका ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और अपनी प्लानिंग और कमाई की वजह से उन्हें रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी बाकी जिंदगी में सैतायाना फ्री होकर लिखते रहे, सफर करते रहे और अपनी मर्जी से जहां दिल करे वहां रहे। हार्वर्ड छोड़ने के बाद सैतायाना ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें उनकी सोच, अनुभव और जिंदगी की झलक साफ दिखती है। उनकी लिखी गई किताबों में दुनिया, समाज और इंसान की असलियत को बहुत अच्छे से समझाया गया है। सैतायाना को कई बार अमेरिका वापस बुलाने की कोशिश हुई। उन्हें कई बार प्रोफेसरशिप का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी दोबारा वहां लौटने का मन नहीं बनाया। उन्हें लगता था कि यूनिवर्सिटी की दुनिया उनके लिए नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड के बड़े बड़े कॉलेजों के ऑफर भी ठुकरा दिए। शुरू में सैतायाना ने यूरोप में बसने का सोचा और कई शहरों में घूमने के बाद उन्होंने पेरिस चुना, लेकिन जब वहां जंग शुरू हो गई तो वो इंग्लैंड में ही रह गए। कुछ वक्त लंदन, ऑक्सफोर्ड और फिर कैम्ब्रिज में रहे। फिर वो यूरोप के कई शहरों में घूमते रहे और आखिर में रोम में बस गए। गर्मियों में वो अक्सर इटली के पहाड़ी इलाकों में जाते और वहीं लिखते थे। उनके लिखने से मिली कमाई से उन्होंने अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की थी। उन्होंने एक बार अपने पुराने दोस्त की आर्थिक मदद करने का भी फैसला किया था, भले ही दोनों की सोच अलग थी। मुसोलिनी के आने पर सैतायाना को लगा था कि अब इटली में व्यवस्था आ जाएगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि वहां तानाशाही बढ़ रही है। एक बार जब वो इटली छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, तो कागज पूरे न होने की वजह से जाने नहीं दिया गया। उम्र और नागरिकता की वजह से भी उन्हें दिक्कतें आईं। इसके बाद वो रोम लौट गए और वहां के एक अस्पताल में रहने लगे। अपनी आखिरी सांस तक वो वहीं रहे। उनकी मौत कैंसर से हुई। सैतायाना ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में लिखा था कि उन्हें ऐसी जगह दफनाया जाए जो धार्मिक न हो, लेकिन रोम में ऐसा कोई जगह सिर्फ अपराधियों के लिए थी। फिर स्पेन के दूतावास ने उनकी याद में एक खास जगह चुनी और वहीं उन्हें दफनाया गया। उनकी एक कविता के कुछ लाइनें उनकी कब्र के पास पढ़ी गई, जिसमें वो कहते हैं कि वो धरती को सब कुछ लौटा देते हैं, सब कुछ मिट्टी को जाता है, आत्मा की रोशनी खत्म हो जाती है और जो सपना था वो अब आंखों से आगे चला गया। अमेरिका में उनके एक पुराने छात्र ने भी
अपनी कविता के जरिए उन्हें याद किया। सैतायाना की रचनाएं उनके पूरे जीवन में झलकती हैं। बचपन में ही उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा स्पेन की रानी से मिलता है। बाद में उन्होंने कई कविताएं, नाटक और लेख लिखे। उनकी सोच और कल्पना ने आगे चलकर कई बड़े लेखकों और कवियों को भी प्रभावित किया। सैतायाना की रचनाओं में उनकी असली सोच, कल्पना और जीवन का अनुभव सब कुछ साफ नजर आता है। सैतायाना ने अमेरिकी साहित्य में बड़ी जगह बनाई और पुराने जमाने के बड़े लेखकों के दौर को पीछे छोड़ दिया। उनका एक मशहूर निबंध था जिसमें उन्होंने अमेरिकी सोच और वहां की दो अलग अलग संस्कृतियों की बात की थी। उनकी सोच से कई और लेखकों पर असर पड़ा और धीरे धीरे अमेरिका में नई सोच और नए साहित्य की शुरुआत हुई। समय के साथ सैतायाना का ध्यान ज्यादातर फिलॉसफी और गहरे सवालों की तरफ गया। हालांकि उन्होंने कविताएं लिखना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम नहीं था। फिर भी उनकी कुछ सबसे दिल छूने वाली कविताएं बाद के समय में आईं, जो युद्ध की त्रासदी और दुख से प्रेरित थीं। आखिरी वक्त तक वो कविताओं का पाठ करते रहे और दूसरी भाषाओं के बड़े कवियों की रचनाओं का अनुवाद भी करते थे। सैतायाना की रचनाओं में साहित्य, कला, धर्म और फिलॉसफी के रिश्ते पर गहरी सोच दिखती है। उनकी एक किताब खूबसूरती की असलियत को समझने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। उन्होंने खूबसूरती को इंसान की असली जिंदगी और व्यवहार से जोड़ा और उसे किसी मुश्किल या ऊंचे पेडेस्टल पर नहीं रखा, जिससे आम लोग भी उसे समझ सके। सैतायाना का मानना था कि धर्म और कविता दोनों जिंदगी का जश्न मनाने का तरीका है। दोनों का असली मकसद खुशियों और इंसानियत को मनाना है, न कि उन्हें विज्ञान की तरह सच मान लेना। विज्ञान प्राकृतिक चीजों को समझाता है, लेकिन कविता और धर्म इंसानी सोच और भावनाओं से जुड़ी बातें हैं। अगर धर्म और कविता को सही तरीके से समझा जाए तो दोनों में गहराई और सुंदरता मिलती है, न कि धोखा या भ्रम। उनकी एक किताब में उन्होंने दिखाया कि कविता और फिलॉसफी कैसे एक दूसरे के करीब है, और उन्होंने 3 बड़े कवियों का उदाहरण भी दिया। उनकी सोच में हमेशा खुलेपन, बंधन मुक्त सोच और दूसरे नजरियों को अपनाने का तरीका रहा। यही बातें उनकी रचनाओं को अलग बनाती। शुरू में सैतायाना को लगता था कि अमेरिका में नई ऊर्जा है और वहाँ के लोग कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका की ताकत बड़ी ऊंची इमारतों में दिखती है, जबकि उसकी सोच पुराने घरों जैसी है। यूरोप से आई सोच और पुराने धार्मिक नियम अब अमेरिका की तेज रफ्तार को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता था कि आगे चलकर अमेरिका में सोच और मेहनत का अच्छा मेल हो सकता है, जिसकी शुरुआत वो कुछ जगहों पर देख रहे थे। कुछ ही समय बाद सैतायाना का ये जोश कम हो गया। उन्होंने एक किताब में अमेरिका के बारे में अपने असली अनुभव लिखे। उन्हें लगा कि इंग्लैंड में लोग मिलजुल कर रहते हैं और ईमानदारी को महत्व देते हैं, जबकि अमेरिका में सबको भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, वरना इंसान खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करता है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि हर कोई काम और तरक्की की दौड़ में लगा रहता है और सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। सैतायाना का नाम सबसे ऊंचाई पर तब पहुंचा जब उनकी एकमात्र नावेल आई। ये किताब अमेरिका और यूरोप की सोच में फर्क दिखाती है। इसमें एक अमेरिकी लड़के की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, जबकि यूरोप का एक लड़का जिंदगी को खुलकर जीता है। अमेरिकी लड़का हमेशा सही काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन कभी असली खुशी नहीं पा पाता। वहीं यूरोप वाला लड़का जिंदगी के मजे लेता है और उसका अपना तरीका होता है। इस कहानी में सैतायाना ने दिखाया कि अमेरिकी जिंदगी में बीते हुए वक्त की परंपराएं और जिम्मेदारियां बहुत भारी हैं, जो इंसान की खुशी को रोक देती। युद्ध के वक्त सैतायाना को डर था कि उनकी आत्मकथा खो न जाए, इसलिए उन्हें छुपाकर अमेरिका भेजा गया। उनकी आत्मकथा के 3 हिस्से छपे,
जिसमें उनकी सोच और जिंदगी के बदलते रंग दिखते हैं। इन्हीं में उनकी फिलॉसफी और नजरिया पूरी तरह समझ आता है। अपनी आत्मकथा में सैंतायाना ने अपनी सोच का सफर बताया। बचपन में उनके अंदर कई सपने और कल्पनाएं थीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने असली दुनिया को समझना शुरू किया और हकीकत को अपनाया। वो हमेशा मानते थे कि इंसान के अंदर जो बदलाव आता है, असल में वो अपनी असली पहचान से बहुत दूर नहीं जाता। जब वो जवान थे, तब उस दौर के आदर्शों का उन पर असर था, लेकिन दिल से वो हमेशा सच और हकीकत के करीब थे। उन्हें लगता था कि उनके ख्यालों में बसी दुनिया असली जिंदगी से बहुत अलग थी और असली दुनिया काफी परेशानियों से भरी थी। वो मानते थे कि उनकी सोच कभी नहीं बदली, बस जिंदगी के अनुभवों ने उसे और साफ किया। छोटी उम्र से ही वो कल्पना और हकीकत के बीच फर्क समझते थे। वो सपने देखते थे, लेकिन हमेशा जानते थे कि वो सपने ही हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज को लेकर डर या अंधविश्वास नहीं रहा। उनकी पुरानी कविताओं में भी यही असलियत झलकती थी। जब वो यूरोप घूमने और पढ़ाई के लिए गए, तब तक उनकी सोच और भी मजबूत हो गई थी। वो मानते थे कि इंसान चाहे कितनी भी कल्पना करे, आखिर में उसे उसी दुनिया को अपनाना होता है जिसमें वो जी रहा है। उन्होंने ये भी माना कि धर्म और आदर्श सिर्फ इंसान की बातों और सोच का हिस्सा है, असली जिंदगी अलग ही चलती है। उनकी सोच पूरी तरह से बाद में पक्की हुई, जब उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी। उनका मानना था कि हर इंसान को हकीकत को स्वीकार करना चाहिए और अपने ख्यालों और भावनाओं को उस हकीकत से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कई बार अपनी सोच में बदलाव किया, लेकिन असली सच्चाई और अपनापन हमेशा बना रहा। उन्होंने अपने देश और अपने बीते जीवन से दूरी बनाकर नई सोच अपनाई, और यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। उन्होंने माना कि सच को अपनाना और कल्पना की दुनिया से बाहर आना ही असली आजादी है। सैंतायाना का मानना था कि दार्शनिकों को सिर्फ समाज और संस्कृति के बारे में सोचने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें जिंदगी का जश्न मनाने और अपनी कल्पना और सोच को खुला रखने की आजादी भी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में लोग हमेशा जिम्मेदारियों और काम की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि वो जिंदगी के अलग अलग रंगों को नहीं देख पाते। खुद सैंतायाना ने भी अपने आप को हमेशा एक ऐसे घुमक्कड़ के तौर पर देखा जो किसी एक सोच या विचारधारा में बंधा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को अपना घर मानता था। सैंतायाना ने हार्वर्ड छोड़ने के बाद अपनी सोच को और भी साफ कर लिया था। उन्होंने माना कि भाषा और विचारों की जटिलता में फंसने से अच्छा है कि इंसान खुद की खुशी और सच्चाई की तलाश करे। उनका मानना था कि फिलॉसफी का असली मकसद खुशहाल और सुंदर जिंदगी को अपनाना है, न कि सिर्फ बौद्धिक बहसों में उलझे रहना। उन्होंने कहा कि जब तक दार्शनिक अपने आप को पुरानी सोच और जटिलताओं से आजाद नहीं करेंगे, तब तक वो असली जिंदगी की गहराई नहीं पकड़ सकते। सैंतायाना की सबसे बड़ी खासियत थी उनका नेचुरलिज्म। उनका कहना था कि ज्ञान और भरोसा दिमाग की जटिल सोच से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जरूरत और जिंदगी की सच्ची समझ से आते हैं। उन्होंने माना कि असली ज्ञान उन्हीं चीजों से बनता है जो हमारे शरीर, दिमाग और हमारे आसपास की दुनिया से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की वजह समझाता है और फिलॉसफी इंसान की सोच और जिंदगी के मायने को। दोनों का आधार हमेशा हमारी असली दुनिया ही होती है। सैंतायाना का मानना था कि हर ज्ञान एक पल की समझ से शुरू होता है और असली चीज को पहचानने के लिए हमें उस पल में जो भी महसूस होता है उसे पूरी तरह अपनाना चाहिए। उनके हिसाब से जितनी भी समझ या सोच है, वो सब हमारी जिंदगी की असली मिट्टी से ही पैदा होती है। सैंतायाना का मानना था कि किसी एक छोटे से पल में न तो असली ज्ञान मिलता है और न ही भरोसा बनता है, क्योंकि इसके लिए दिमाग में पहले से बनी कोई सोच या अनुभव जरूरी होता है। अगर इंसान सबसे गहरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे, तो भी उसे सिर्फ यही समझ आता है कि हर समझ और विश्वास सिर्फ अलग अलग पलों की जागरूकता से ही बनता है, जो अपने आप में कभी भी पूरा ज्ञान नहीं देती।
सैतायाना का यही कहना था कि शक करने या उसका जवाब ढूंढने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं पहुंचाते। उनका कहना था कि फिलॉसफी को हमेशा बीच से शुरू करना चाहिए, मतलब सीधा असली जिंदगी के काम और भरोसे से। इंसान के अंदर जो भरोसा होता है वो दिमाग से नहीं, बल्कि उसकी फितरत और जीने की जरूरत से आता है। उन्होंने इसे एनिमल फेथ कहा, यानी बिना तर्क के जो भरोसा हमारे अंदर होता है। इंसान अपने अनुभव, बातों, सच्चाई और आत्मा में खुद ब खुद भरोसा करने लगता है, चाहे वो चीजें सच हो या ना हो, बस यही उसके जीने की वजह बनती है। ये भरोसा किसी तर्क पर नहीं, बल्कि जीने की आदत और जरूरत पर टिका होता है। सैतायाना ने इसे एनिमल कहा ताकि समझाया जा सके कि ये हमारे अंदर शुरू से है, जैसे जानवरों में होता है। हमारा सबसे गहरा भरोसा वही है जो हर किसी के अंदर कुदरती रूप से आ जाता है, जैसे ये मान लेना कि दुनिया है, भविष्य है, जो चीज ढूंढेंगे वो मिल जाएगी और जो चीज देखेंगे वो इस्तेमाल हो सकती। उनका कहना था कि ये भरोसे हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे माहौल और हमारी कुदरती बनावट से मिलकर बनते हैं। अगर हमारी कुदरत, इतिहास और शरीर अलग होते तो हमारे अंदर के भरोसे भी बिल्कुल अलग होते। हमारा माहौल बताता है कि कब और कैसे कोई बात या सोच हमारे अंदर आती है, और हमारा शरीर और उसकी बनावट उसे एक खास रंग देता है। जिंदगी की पुरानी जरूरतों और हालातों ने तय किया कि कौन सी सोच और भावना आगे बढ़ेगी। हो सकता है दूसरी दुनिया के दूसरे जानवरों की सोच और भरोसा इंसानों से बिल्कुल अलग हो। सैतायाना का कहना था कि हमें दिमाग की बनी बनाई सोच से ऊपर उठकर देखना चाहिए और असली दुनिया की सच्चाई और जिंदगी के तजुर्बे को अपनाना चाहिए। उन्होंने ज्ञान की असली पहचान 4 हिस्सों में बांटी थी: चीजें, उनकी असलियत, आत्मा और सच। उनका मकसद यही था कि आम सोच को थोड़ा और साफ और आसान बनाया जाए, जिससे लोगों को कम उलझन हो और असली जिंदगी को समझना आसान हो जाए। सैतायाना के मुताबिक इस दुनिया में होने वाली हर चीज अपने आप होती है और उसका कोई स्थायी या तय कारण नहीं होता। हर चीज का आधार सिर्फ पदार्थ है, यानी जो कुछ भी है वो सब इसी से बना है। पदार्थ अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, लेकिन इंसान की नजर से कभी अच्छा और कभी बुरा लग सकता है। सच्चाई ये है कि प्रकृति में अच्छाई या बुराई जैसा कुछ नहीं, ये बस इंसान की सोच और जरूरत से बन जाता है। असली मूल्य भी प्राकृतिक ताकतों से ही आते हैं, इंसान की बातों या दलीलों से नहीं। सैतायाना ने एसेंस शब्द का इस्तेमाल ख्यालों और मायनों के लिए किया है। किसी भी चीज की असली पहचान उसके विचार या मतलब में होती है, न कि उसके असर या ताकत में। हमारे अंदर जागरूकता या समझदारी भी तब आती है जब हमारा मन और हमारा माहौल आपस में मिलते हैं। इसलिए असली वजूद का आधार तो पदार्थ ही है, लेकिन सोच और समझ की दुनिया में सब कुछ संभव है। सच्चाई उनके हिसाब से वो है जो पूरी तरह से नेचुरल वर्ल्ड और वहाँ की हरकतों का असली रूप हो, लेकिन क्योंकि हर जीव के अपने अलग फायदे, नुकसान और चाहते होती हैं, इसलिए पूरी तरह से सच्चाई तक पहुँचना नामुमकिन है। सबको अपनी जरूरत और खुशियों के हिसाब से सच्चाई पर भरोसा करना पड़ता है। सैतायाना ने स्पिरिट शब्द का मतलब इंसान की समझ या जागरूकता से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि असली जागरूकता हमारे शरीर और वातावरण की मेल से पैदा होती है। जब मन और माहौल में तालमेल बनता है तब असली समझ आती है, लेकिन ये खुशी और संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहते, ये कभी कभी ही होते हैं। जब ये मेल टूटता है तो दुख और परेशानियां आती हैं। सैतायाना ने माना कि असली दुनिया में जो भी चीज है वो कभी स्थिर नहीं रहती। समझ और कल्पना की असली खुशी वही है जब इंसान अपने मन, शरीर और माहौल के साथ तालमेल बिठा लेता है। जब ये संतुलन बनता है तो इंसान को सोचने, समझने और खुश रहने का असली मजा मिलता है।
कुछ लोगों ने सैतायाना को ऐसा माना है कि उनके लिए आत्मा या चेतना का कोई असर नहीं होता, लेकिन सैतायाना की सोच इससे अलग है। उनके मुताबिक आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने और महसूस करने का तरीका है जो हमारी हरकतों में दिखती है। आत्मा या चेतना का असली काम है इंसान के अंदर खुशी और संतुलन लाना, न कि सिर्फ काम करवाना या कोई बोझ बनना। जब हमारे जीवन में किसी बात का संतुलन बनता है तो यही संतुलन हमारे अंदर खुशी और शांति लेकर आता है। सैतायाना के लिए इंसान की सोच, समझ और आत्मा सब विज्ञान की नजर से देखी जा सकती है। उनके लिए सच्चाई वही है जो असली चीजों से मेल खाती है, लेकिन चूंकि हर कोई अपनी सीमाओं में जीता है, इसलिए असली सच्चाई को पहचानने का तरीका यही है कि कौन सी बात लंबे समय तक फायदेमंद या काम की साबित होती। अगर कोई बात बार बार सही साबित हो रही है तो उसे सच्चाई मान लिया जाता है, जब तक कि कोई और बेहतर बात न मिल जाए। सैतायाना का कहना था कि दिमाग से ही इंसान को आजादी मिलती है और खुश रहने का असली मजा भी दिमाग की वजह से ही है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि असली जिंदगी में खुश रहना सोच और रचनात्मकता के मेल से ही संभव है। उनकी सोच का असर उनके नैतिकता और राजनीति के विचारों में भी दिखता है। सैतायाना के मुताबिक हर जीव के लिए अच्छा क्या है, ये उसकी अपनी हालत, आदतों और माहौल पर निर्भर करता है। नेचर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाती, सबका भला अलग अलग होता है। उनका कहना था कि हर किसी के लिए अच्छा क्या है, ये समय, जगह और हालात के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए एक जैसा अच्छा सभी के लिए नहीं हो सकता। सैतायाना का मानना था कि हर इंसान और जानवर की खुशहाली और अच्छाई उसकी अपनी फितरत और जरूरत से आती है, और यही सोच उन्होंने अपनी सारी रचनाओं और फिलॉसफी में अपनाई। सैतायाना के अनुसार हर जानवर या इंसान के लिए अच्छा क्या है, ये चीज किसी नियम या कानून से तय नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक और तटस्थ ताकतों पर निर्भर करता है। असल में हर जीव का भला उसके अपने शरीर, दिमाग और माहौल से बनता है। कोई भी पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि हर किसी के अपने फायदे, चाहते और जरूरतें होती हैं। अगर कोई बाहर से देखे तो सबके अच्छे को बराबर मान सकता है, लेकिन असल में हर कोई अपने अपने भले की तरफ बढ़ता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। उनका कहना था कि हर इंसान या जानवर के लिए भला क्या है, ये एकदम साफ होता है और यही उसके लिए सबसे बड़ा सच होता है। ये उसके स्वभाव, आदत और उसके माहौल पर निर्भर करता है। जिंदगी में भला वही इंसान पा सकता है जिसे खुद के अंदर झांकने और अपने फायदे नुकसान समझने की आदत हो। सैतायाना के लिए आत्मज्ञान यानी खुद को पहचानना सबसे अहम बात थी। उनका मानना था कि जब इंसान खुद को अच्छे से जान लेता है, तभी वह अपनी असली खुशहाली पा सकता है। उनका यह भी मानना था कि अपने माहौल, अपने संस्कार और अपनी कुदरती बनावट को समझना और जिंदगी की अलग अलग अच्छाइयों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। राजनीति के मामले में सैतायाना की सोच आमतौर पर बाकी लोगों से अलग थी। वह हमेशा मानते थे कि असली भलाई और आजादी व्यक्ति में ही होती है, न कि किसी समाज या सरकार में। उनका कहना था कि हर इंसान या संस्था अपने अपने समाज और संस्कृति में जड़े जमाए हुए है, इसलिए किसी एक सोच या कानून को सब पर लागू करना सही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, चाहे वे किसी भी सोच या विचार के हों। सैतायाना के मुताबिक हर जीव या इंसान को एक जैसी प्रकृति मिली है, कोई भी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं रख सकता, लेकिन हर किसी के अपने मूल्य और लक्ष्य होते हैं, और जिंदगी की कला यही है कि अपने माहौल और अपने अंदर की ताकतों के बीच तालमेल बैठाया जाए, ताकि सच्ची खुशहाली और संतुलन पाया जा सके। अमेरिका में लोग ज्यादातर काम की भीड़ में रहते हैं और अक्सर सोचने समझने का वक्त नहीं निकाल पाते। वहाँ काम की गिनती तो बहुत है, लेकिन सच्ची खुशहाली और संतुलन कम नजर आता है। सैतायाना का कहना था कि अगर इंसान अपनी असली पहचान और खुशी पाना चाहता है,
तो उसे सिर्फ काम में उलझे रहने की बजाय अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना चाहिए। कामयाबी के चक्कर में इंसान को मशीनों और पैसों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिसमें सोच, सपना और सच्ची खुशी हो। उनकी सोच हमेशा व्यक्ति पर टिकी थी। उनका मानना था कि सरकार का असली काम इंसान को आजादी देना और उसकी तरक्की को आसान बनाना है। असली मकसद दूर कहीं नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपा है। जिंदगी को खुशी के साथ, पूरी आजादी के साथ जीना और अपने कामों में अपनी पसंद और सोच का मेल बैठाना ही असली सफलता है। किसी भी काम में ऐसे जुट जाना कि असली जीने का मजा ही भूल जाए, यही सबसे बड़ी गलती है। सभी के लिए आत्मा या आध्यात्मिक जीवन सबसे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। असली आध्यात्मिकता कोई धार्मिक नियम या परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से महसूस करना और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। सैतायाना के हिसाब से आध्यात्मिकता और तर्क का जीवन आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों को समझकर इंसान असली खुशहाली पा सकता है। सच्ची समझदारी और आत्मज्ञान का मतलब है कि इंसान हर पल को पूरी तरह जिए, अपनी जरूरतों को जाने और अपनी जिंदगी को संतुलन के साथ जी सके। सैतायाना का मानना था कि इंसान को खुद की चेतना को समझना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी आजादी है। असली खुशी और आत्मा की शांति पल भर में आती है, और इसे बढ़ाना और महसूस करना ही असली जीना है।